16 जनवरी की उस रात मीरपेट के एक शांत घर में एक पति पत्नी के बीच मामूली सी बहस हुई। लेकिन इस बहस का अंजाम इतना खौफनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अगले 72 घंटे तक उस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और सबसे खौफनाक बात, 3 दिनों तक वो शख्स बड़ी ही बेफिक्री से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी जी रहा था। ऑफिस जाता, रिश्तेदारों से मिलता और खुद अपनी लापता बीवी को ढूंढने का नाटक करता। लेकिन असल में वो अपने घर के अंदर क्या कर रहा था, किसी कोई अंदाजा नहीं था। गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी का एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर, जिसने देश के लिए काम किया, फिर डीआरडीओ जैसे संवेदनशील संस्थान में सिक्योरिटी ऑफिसर बना। लेकिन 16 जनवरी की उस रात उसने ऐसा क्या किया कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तक हिल गया। वेलकम टू दी शो। माय नेम इज साइलेंट विटनेस और आप देख रहे हैं गुरुमूर्ति हैदराबाद क्राइम केस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो साइलेंट विटनेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हैदराबाद का एक आर्मी जवान गुरुमूर्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्वाब था, देश की सेवा। उसे अपने वतन से बेइंतहा प्यार था और इसी जज्बे ने उसे इंडियन आर्मी में जाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ और वो सेना का हिस्सा बना, वर्दी पहनी और देश की रक्षा में जुट गया। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। कुछ सालों तक ड्यूटी निभाने के बाद उसने सेना को अलविदा कह दिया। मगर देश के लिए काम करने का उसका इरादा अब भी खत्म नहीं हुआ था। नई राह की तलाश में वो एक ऐसे संस्थान तक पहुंचा जहां देश की सुरक्षा के सबसे अहम फैसले लिए जाते हैं, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई आम जगह नहीं थी। ये वही जगह थी जहां भारत की सुरक्षा के सबसे बड़े राज्य दफन थे, जहां हर छोटी बड़ी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती थी। यहां सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा कर्मियों का भी बारीकी से जांच किया जाता था। गुरुमूर्ति को इंडियन आर्मी में होने के कारण बतौर सिक्योरिटी गार्ड अफसर यहां नियुक्त कर लिया गया। गुरुमूर्ति, जो कभी सेना का हिस्सा था, अब वो डीआरडीओ में अपनी सेवाएं दे रहा था। सेना में रहते हुए ही उसके परिवार ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया, पी वेंकटा माधवी से। माधवी एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और दोनों की पहली मुलाकात में ही गुरुमूर्ति को एहसास हो गया कि यही उसकी जीवन संगिनी बनेगी। परिवारों की सहमति से 2012 में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों का जीवन खुशहाल बीतने लगा। प्यार और समझदारी के इस रिश्ते में समय के साथ और मजबूती आई। कुछ वर्षों में 2 प्यारे बच्चे भी उनकी दुनिया का हिस्सा बन गए। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में उन्होंने अपना छोटा सा खूबसूरत आशियाना बसा लिया। माधवी के मायके वालों को हमेशा यही लगता कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। गुरुमूर्ति उसे बहुत प्यार करता है, बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है और परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। त्योहारों के दौरान माधवी अपने मायके आती जाती रहती, जिससे रिश्ते और भी मजबूत दिखते। लेकिन फिर आया जनवरी का वो महीना जब रिश्तों की असल परीक्षा होने वाली थी। मकर संक्रांति। उत्तर भारत में इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में ये पोंगल के रूप में और भी बड़े स्तर पर 4 से 7 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, जिसमें हर कोई अपने घर लौटना चाहता है। चाहे कोई नौकरी पेशा हो या कोई गृहिणी, हर कोई चाहता है कि इस मौके पर अपने परिवार के साथ समय बिताए। और यही चाहत इस कहानी को एक अलग मोड़ देने वाली थी। 16 जनवरी की सुबह माधवी ने अपने मायके में फोन किया, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह उसकी आखिरी बातचीत होगी। हर दिन की तरह वो आमतौर पर रात में एक बार घर वालों से बात करती थी, लेकिन उस दिन रात होते होते फोन नहीं आया। पहले तो परिवार ने सोचा कि शायद त्योहार की व्यस्तता में भूल गई होगी, लेकिन जब 17 जनवरी को भी उसकी कोई खबर नहीं मिली तो चिंता गहराने लगी। परेशान माता पिता ने आखिरकार अपने दामाद गुरुमूर्ति को फोन मिलाया, लेकिन जवाब उम्मीद से परे था। मुझे नहीं पता, वो शायद गुस्से में कहीं चली गई है। यह सुनकर परिवार ने खुद को दिलासा दिया कि हो सकता है वह थोड़ी देर में लौट आए। मगर जब 18 जनवरी भी गुजर गई और माधवी का फोन लगातार स्विच ऑफ आने लगा, तब बेचैनी बढ़ गई।
अब माता पिता को समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तय किया कि अब इंतजार नहीं करेंगे, सीधे खुद बेटी की खबर लेने निकल पड़े। चिंता से घबराए माधवी के माता पिता आखिरकार गांव से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे सीधे मीरपेट गए, जहां उनका दामाद गुरुमूर्ति अकेला रह रहा था। घर सूना पड़ा था, बच्चों की खिलखिलाहट कहीं नहीं थी। पूछताछ करने पर पता चला कि पोंगल के मौके पर माधवी के बच्चे उसकी बहन के घर गए थे और अब गुरुमूर्ति घर में अकेला था। जैसे ही माता पिता ने माधवी के बारे में सवाल किया, गुरुमूर्ति ने एक ठंडी सांस ली और सफाई देने लगा। असल में पोंगल के वक्त माधवी मायके जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि बच्चे यहां हैं, मेरी नौकरी है, अभी मत जाओ, बाद में देख लेंगे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर हमारी बहस हो गई और फिर झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में वो 16 जनवरी को घर छोड़कर चली गई। माधवी के माता पिता ने गुरुमूर्ति की बात सुनी और गहरी चिंता से पूछा, अगर ऐसा हुआ था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुरुमूर्ति ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगा कि वो गुस्से में गई है, कुछ देर में खुद ही लौट आएगी, इसलिए मैंने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब 18 जनवरी हो चुकी थी, 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन माधवी का कोई सुराग नहीं था। माता पिता अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने साफ कहा, अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। गुरुमूर्ति ने इस बार हामी भरी। हां, अब मुझे भी चिंता हो रही है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। तीनों मीरपेट के लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचते ही मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने औपचारिक पूछताछ शुरू कर दी। माधवी 16 जनवरी को लापता हुई थी। 17 और 18 जनवरी को उसके माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन इसके बाद दिन पर दिन बीतते गए। 19, 20, 21 और अब 22 तारीख आ गई, लेकिन माधवी का कोई अता पता नहीं था। 6 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने अपनी तरफ से खोजबीन की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। शुरुआत में पुलिस ने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि जैसा गुरुमूर्ति ने बताया था, वैसे ही माधवी शायद गुस्से में किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर चली गई होगी। लेकिन जब इतने दिन बीत गए और कोई खबर नहीं मिली, तो पुलिस को भी एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। अब 21 तारीख को पुलिस ने केस को गंभीरता से लेना शुरू किया। जांच तेज हुई, हर पहलू को दोबारा खंगाला जाने लगा। गुरुमूर्ति को फिर से बुलाया गया। इस बार सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस ने सीधे सवाल किया, अच्छा साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या था? गुरुमूर्ति ने वही पुरानी कहानी दोहराई। 16 जनवरी की शाम को हमारी बहस हुई थी। मैंने उसे मायके जाने से मना कर दिया। इस बात पर वो नाराज हो गई और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। 22 जनवरी को पुलिस ने पहली बार इस केस को तकनीकी तरीके से जांचने का फैसला किया। गुरुमूर्ति के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और वहां जो नजर आया उसने पुलिस को चौंका दिया। कैमरे में माधवी दोपहर से पहले घर से बाहर जाती दिखी और कुछ देर बाद वापस लौटती भी नजर आई, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी उस घर से बाहर जाती हुई नहीं दिखी। यह बात पुलिस को अजीब लगी। अगर माधवी सच में गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, तो फिर कैमरे में वो घर से बाहर निकलती क्यों नहीं दिखी? हालांकि सीवीसीटी कैमरों के एंगल में कुछ ऐसी खामियां थीं जिससे घर के कुछ हिस्से रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। यानी अगर माधवी वहां से निकली भी होती तो हो सकता है कि कैमरा उसे पकड़ न पाया हो। इसी वजह से पुलिस ने अभी गुरुमूर्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, लेकिन अब संदेह की सुई उसी पर टिक गई थी। इसके अलावा एक और चीज पुलिस को खटक रही थी। अगर माधवी सच में गुस्से में चली गई थी, तो गुरुमूर्ति ने 18 जनवरी से पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्या उसे पहले से ही पता था कि माधवी लौटकर नहीं आने वाली? और अगर सच में वह परेशान था, तो 18 जनवरी को तभी रिपोर्ट क्यों लिखाई जब उसके ससुराल वाले उसके घर आ गए? गुरुमूर्ति ने खुद को एक परेशान पति के रूप में पेश किया। वो अपनी ससुराल वालों के साथ दिन रात माधवी को ढूंढने का नाटक कर रहा था। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर किसी के दरवाजे पर जाकर पूछताछ कर रहा था। कहीं माधवी दिखी क्या? हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर पूछता, कोई सुराग मिला क्या? ऐसा दिखा रहा था जैसे वो सच में चिंतित हो, लेकिन पुलिस को अब कुछ अजीब लगने लगा था। 6 दिन बीत चुके थे और माधवी का कोई अता पता नहीं था।
अब पुलिस को गुरुमूर्ति के हाव भाव में कुछ गड़बड़ी नजर आने लगी। यही वजह थी कि उन्होंने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। गुरुमूर्ति को थाने बुलाया गया। इस बार उससे पूछताछ एक नई चालाकी के साथ की गई। पुलिस ने वही पुराने सवाल पूछे, लेकिन अलग अलग अंदाज में। 16 जनवरी को आखिरी बार कब देखा? उस दिन उसने क्या पहना था? झगड़ा किस बात पर हुआ था? लेकिन अब एक नई बात सामने आई। गुरुमूर्ति के जवाबों में छोटे छोटे फर्क नजर आने लगे। पहले दिन उसने कुछ कहा, अगले दिन वही बात थोड़ी बदली हुई थी, और फिर तीसरे दिन तो पूरा जवाब ही थोड़ा अलग था। पुलिस ने गौर किया, उसके बयान हर दिन बदल रहे थे। अब शक और भी गहरा हो चुका था। पुलिस को यकीन हो गया था, गुरुमूर्ति कुछ छिपा रहा है। जिस इंसान की बीवी 6 दिन से लापता हो, उसे हर छोटी बड़ी बात याद रहनी चाहिए। आखिरी मुलाकात, आखिरी बातचीत, वो कौन से कपड़े पहने थी, घर से निकलते वक्त उसने क्या कहा था, हर चीज दिमाग में छपी होती है। लेकिन गुरुमूर्ति, उसके जवाब हर दिन बदल रहे थे। पुलिस समझ गई कि यहां कोई बड़ा खेल चल रहा है। अब तक वे संयम से काम ले रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि गुरुमूर्ति से असली पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की जाए। गुरुमूर्ति कोई आम आदमी नहीं था। वो इंडियन आर्मी में रह चुका था और डीआरडीओ में सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर की नौकरी कर रहा था। मतलब दबाव सहने की ताकत रखता था। लेकिन जब पुलिस ने असली तरीके से शिकंजा कसा, तो कठोर से कठोर इंसान भी टूट जाता है। पहले तो उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सवालों का शिकंजा कसा, उसकी पेशानी पर पसीना छलकने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें तेज हो गईं और आखिरकार उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। साहब, अब मैं और छुपा नहीं सकता। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूं। पुलिस के सामने अब एक बड़ा खुलासा होने वाला था। पुलिस ने कहा कि बताओ। उसने कहा कि सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। अब पुलिस की टीम को लगा कि कुछ तो है, तो पुलिस की एक पूरी टीम गुरुमूर्ति को लेकर उसको हैदराबाद के मीरपेट इलाके में पहुंचती है। मीरपेट इलाके में जाने के बाद वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, पुलिस वालों को साथ लेकर अंदर जाता है और सीधे ले जाकर किचन में रुक जाता है। किचन में स्टोव के बराबर में एक बड़ा सा प्रेशर कुकर रखा था। वो प्रेशर कुकर पुलिस को दिखाता है और कहता है कि आखिरी बार मेरी वाइफ माधवी इसी प्रेशर कुकर से निकलकर बाहर गई थी। पहले तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंदर घुसते ही पुलिस वालों की भी हालत खराब हो गई कि ये क्या बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई क्रिमिनल या कोई कातिल जब अपनी कहानी सुनाता है, तो बेशक वर्दी में पुलिस वाले हो, लेकिन उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उन्हें भी डर लगने लगता है। जैसे निठारी केस में जब वो बयान देता था तो पुलिस वाले डर जाते थे। तो यहां भी जब उसने बताया कि इस कुकर के रास्ते ही वो घर से बाहर गई, तो पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर गुरुमूर्ति पुलिस वालों को किचन से निकालकर बाथरूम ले गया और कहता है ये वो जगह है जहां से निकलकर वो किचन के उस कुकर तक पहुंची थी। पहले तो पुलिस वालों को यह लगा कि गुरुमूर्ति की मानसिक हालत ठीक है। अब दोनों चीजें बताने के बाद वो पुलिस वालों को लेकर अपने घर से दूर एक नदी के पास गया। उन्हें पास ले जाने के बाद उस नदी के किनारे वो पुलिस से कहता है कि मेरे घर और वहां के किचन से निकलने के बाद माधवी इस नदी में आई है और उस नदी का नाम है झिल्ले लेकुड़ा लेक। ये एक झील है, लेकिन ये गहरी नदी है और पानी इसका काफी तेज बहता है। 3 स्पॉट वो पुलिस वालों को दिखा चुका था। इसके बाद बारी थी उसको कहानी सुनाने की, और फिर उसने पुलिस को कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं शाम को आया 16 जनवरी को। घर में मेरी बीवी से झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही थी जो मैंने आपको बताया था। वो पोंगल पर अपने घर जाना चाहती थी। मैंने उसे मना किया। इस बात पर उसने मुझे कुछ टोका, कुछ बोला। मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने उसका गला पकड़ा। उसने भी हाथापाई की और उसी गुस्से में मेरा हाथ उसके गले पर इतने जोर से लगा कि उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मौत हो गई तब मैं पहली बार घबराया। मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया। अब मुझे पुलिस और कानून का खौफ आने लगा। मेरे हाथ से एक मर्डर हो गया है। मेरे बच्चे जानेंगे तो क्या होगा, लोग जानेंगे तो क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा। जेल में पता नहीं क्या होगा। तो मैं लाश को रखकर कई घंटे तक सोचता रहा कि मैं करूं क्या। जिस इलाके में मैं रहता था वहां से एक पूरी लाश को उठाकर घर से बाहर ले जाना
और कहीं ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल था। तो मैं कई घंटे तक सिर्फ यही सोचता रहा कि इस लाश का करूं क्या, और इस लाश से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। उसने कहा, तभी मुझे ख्याल आया कि अगर इस लाश को इस हाल में पहुंचा दूं कि पहचान ही ना हो पाए तो फिर कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। दूसरा, इस लाश के इतने हिस्से कर दूं कि जब मैं बाहर लेकर जाऊं तो ये समझ में ही नहीं आए कि कोई डेड बॉडी ले जा रहा है या किसी थैले में सब्जी लेकर जा रहा है। ये आइडिया आते ही उसने लाश को बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उसने तेज धारदार हथियार से लाश के टुकड़े करने शुरू किए। वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर उन्हें पॉलीथिन में रखता। फिर उसे लगा कि ये कब तक करता रहूंगा, कहीं बदबू ना आने लग जाए। उसे याद आया कि अगर इस लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में उबाल दूं तो स्मेल नहीं आएगी, और फिर शायद उबालने के बाद जो एक ह्यूमन बॉडी का पूरा शेप होता है वो भी पहचान में नहीं आएगा। इत्तेफाक से उसके घर में एक बड़ा सा प्रेशर कुकर था, तो पहली किस्त में उसने लाश के छोटे टुकड़े किए, फिर प्रेशर कुकर में डालकर उसे उबाला। उबालने के बाद उसने टुकड़ों को पॉलीथिन में डाला। इसके बाद धीरे धीरे वो लाश के टुकड़े करता जाता और प्रेशर कुकर में डालता जाता। 16 जनवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ। 17 और 18 यानी 3 दिन 72 घंटे तक वो अपने घर में बैठकर लाश के टुकड़े करता रहा और उबालता रहा। इधर दोनों बच्चे 16 जनवरी को ही इत्तेफाक से अपनी मौसी के घर पहुंच गए थे। जब मियां बीवी में झगड़ा हुआ उससे पहले ही उसने पत्नी से कह दिया था कि तुम मायके नहीं जाओगी, तो पत्नी ने कहा, कम से कम बच्चों को तो पोंगल मनाने दो। तो बच्चे चले गए और घर में कोई और था नहीं शिवाय पति पत्नी के। उसे पता था कि कोई आएगा नहीं। तसल्ली से 92 घंटे तक उसने लाश के टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में उबाला और फिर पॉलीथिन में डालता गया। लेकिन अब उसके सामने एक और दिक्कत आई। उसे लगा, लाश के टुकड़े तो हो गए हैं, लेकिन जो हड्डियां हैं उनका क्या करूं, वो तो उबलेंगी नहीं। फिर उसने एक वजनी चीज लाई, लाश की हड्डियों को काटा और फिर उसे मूसर से तोड़ा। उसके बाद वो ग्राइंडर लेकर आया और उसमें उन हड्डियों को एक तरह से पीस ही दिया। फिर उन सबको भी उसने कुकर में डाला, मिलाया और 72 घंटे तक यह सारी चीजें करने के बाद वो उसी लेक पर गया। लेक पर जाने के बाद उसने उन टुकड़ों को पानी के बीच में जाकर फेंक दिया ताकि वे किनारे पर न आए। उसने झिल्ले लाखुड़ा लेक में जाकर टुकड़े फेंके। 16, 17 और 18 जनवरी तक उसने ये सारा काम कर लिया और इत्तेफाक से 18 जनवरी को ही माधवी के माता पिता हैदराबाद के उसी घर में आ गए। लेकिन यह सारा काम करने के बाद उसने पूरे घर की तसल्ली से सफाई की, एक एक कोना धो डाला, एक एक चीज साफ की, प्रेशर कुकर भी अच्छे से धोकर वहीं किचन में रख दिया। और ये सब करने के दौरान वो 3 दिनों तक उसी घर में आराम से रहा। अब माधवी के माता पिता आए। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। फिर वह खुद ही पुलिस के पास गया और सब कुछ ढूंढ रहा था, जैसे कि वह बहुत परेशान हो। जब उसने सारी बातें बता दी तो पुलिस की एक टीम डॉग स्क्वाड के साथ उसी नदी पर पहुंची। वहां 22 जनवरी से तफ्तीश शुरू हो गई, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो गए। कई गोताखोर भी उतारे गए, फिर भी लाश का एक छोटा सा टुकड़ा भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब उस नदी में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां भी थीं, तो पुलिस को अंदेशा हुआ कि जिस तरीके से बॉयल करके टुकड़े फेंके गए, शायद लाश के अवशेष बचे ही नहीं। हड्डियों के मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उसने उन्हें ग्राइंडर में पीस दिया था। अब फॉरेंसिक की टीम उसके घर पहुंची। नंगी आंखों से देखने पर वहां से एक भी सबूत नहीं मिला, लेकिन कितनी भी सफाई कर दो, कई बार कुछ सुराग या सबूत फॉरेंसिक टीम के हाथ लग ही जाते हैं। कोई मांस का टुकड़ा, कोई स्किन पार्ट या खून का कोई दाग। फॉरेंसिक टीम ने घर के कोने कोने को, यहां तक कि प्रेशर कुकर को भी कब्जे में लिया। बाथरूम के नल, हर चीज की जांच की, वहां से नमूने उठाए और अपने साथ ले गई। अब उस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उन नमूनों में से कहीं भी ह्यूमन बॉडी के कुछ अंश मिले हैं या नहीं, कोई ब्लड स्टेन मिला है या नहीं, कातिल जुर्म कर चुका है, कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, कत्ल का तरीका भी बता चुका है, वह प्रेशर कुकर भी पुलिस को सौंप चुका है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पुलिस को लाश का कोई नामो निशान नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि अगर लाश का कोई टुकड़ा न मिले और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम, जो अब तक घर की जांच कर चुकी है, वहां से भी सिर्फ ब्लड स्टेन
या कोई छोटी मोटी चीज ही मिले तो यह केस अदालत में कहां जाकर रुकेगा। ऐसे ही केसेस में आमतौर पर अपराधी इसका फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि अब यह हैदराबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कातिल का इकबालिया बयान है, लेकिन पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट अदालत में मान्य नहीं होता। वहां पर चाहिए प्रूफ, सबूत, एविडेंस, विटनेस, और इनमें से अब तक हर चीज में पुलिस के हाथ खाली है। अगर उस लेख से लाश का एक भी टुकड़ा मिल जाए तो डीएनए के जरिए पुलिस यह साबित कर सकती है कि वह माधवी का है। उस घर से अगर कोई ऐसा सुराग मिलता है तो भी केस में कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं मिलती तो फिर गुरुमूर्ति को क्या सजा दिला पाएगी हैदराबाद पुलिस? फिलहाल यह कहना मुश्किल है। गुरुमूर्ति इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज रखा है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और यह भी कंफर्म कर रही है कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या उसने सच में लाश को उसी लेक में फेंका या कहीं और ठिकाने लगाया? क्या वह पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा? अब तक वहां के पुलिस सोर्सेज का कहना है कि उसका स्टेटमेंट यही है कि उसने लाश को उसी लेक में फेंका, इसलिए पुलिस की जांच जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या सबूत लेकर आती है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद मीरपेट इलाके में जिसने भी इस बारे में सुना, उसके लिए यह घर अजीब तरह का टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। हर कोई आकर देखना चाहता है कि यही वह घर है जिसमें कुकर में लाश को उबाला गया था। पूरा लोकल न्यूज़पेपर इस खबर से भरा पड़ा है। लोग दूर दूर से इस घर को देखने आ रहे हैं। यह भी एक अजीब बात है कि ऐसी खौफनाक वारदात के बाद भी तमाशबीन पैदा हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इंसानी दिमाग से खतरनाक कुछ नहीं होता, और इंसानी दिमाग कहां तक जा सकता है यह समझ पाना भी मुश्किल है। बेहद ही अफसोसनाक और दिल दहलाने वाली कहानी है।